नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुशीला, गुरुकुल चैनल में आप सबका स्वागत है। आज आधुनिक इतिहास का नया चैप्टर यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन आप लोग को समझाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत यूरोप के बीच क्या परिस्थिति रही है। क्या भारत और यूरोप में पहले व्यापारिक संबंध नहीं होता था? होता था। क्या परिस्थिति रहा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे कैसे कंपनियों का आगमन भारत में हुआ और क्रमबद्ध वो कैसे आए। पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रेंच वो कैसे आए। इसके बाद देखेंगे कि कंपनी भारत में कैसे स्थापना किए और आए पहले। अब वहाँ देखते होंगे कि डच दूसरे स्थान पे, यहाँ तीसरे। ये सारे चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं भारत और यूरोप के बीच जो स्थिति है ये कैसी स्थिति है। भारत में जिस समय मध्यकाल चल रहा था उस समय यूरोप में आधुनिक काल चल रहा था। यहाँ लोधी वंश का अंत हो रहा था तो यहाँ पुनर्जागरण विस्तृत रूप लिया हुआ था। अब देखना है कि क्या भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध था या नहीं था। तो ये देखना है कि प्रारंभ से ही व्यापारी संबंध, प्राचीन काल से ही भारत का इतिहास 5000 पुराना इतिहास रहा है जो व्यापारिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन इतिहास के ऐसा कौन सा दौर आया कि ये व्यापारिक संबंध बंद हो गया। तो ये आप देख रहे हैं यूरोप की ये पूर्वी क्षेत्र है, यूरोप की ये पूर्वी क्षेत्र है और ये स्थल मार्ग, इसी स्थल मार्ग द्वारा दोनों देशों के बीच में व्यापार हुआ करता था। यह है आपका कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया पर ओटोमन तुर्क ने 1453 में क्या किया था? आक्रमण कर दिया था और ये जो स्थल मार्ग था अवरुद्ध हो गया। आक्रमण करने के बाद दोनों के व्यापारिक संबंध, भारत और यूरोप के बीच में व्यापारिक संबंध समाप्त हो गई। और एक चीज़ बता दूं कि इसके पहले जल मार्ग द्वारा भी व्यापार होता था यूरोपों के साथ। लेकिन बात है कि क्या ये जल मार्ग पर किनका नियंत्रण हुआ? तो जो फ्रांस की खाड़ी है उसमें आपका अरब और टर्की जो थे अपना नियंत्रण स्थापित कर लिए, एक आधिपत्य स्थापित कर लिए। और दूसरा जो अरब लाल सागर था उस पे इटली की एक शहर है वेनिस, उसने आक्रमण कर लिया। तो कहने का अर्थ है जो ये व्यापार के इन लोग के स्थल मार्ग, जल मार्ग साधन था वो अवरुद्ध हो गया। तो स्वाभाविक है यूरोप में पुनर्जागरण का विस्तार होना, और ये पुनर्जागरण को ही बोला जाता है फिर से जागना। अर्थात इसके पहले यूरोपवासी नकारात्मक सोचने लगे थे, नए नए चीज़ों की खोज करना बिल्कुल बंद कर दिए थे। लेकिन ये परिस्थिति इन्हें फिर से पुनर्जागरण करने के लिए बाध्य किया। यही पुनर्जागरण को कहा जाता है रिनेसा। तो हम लोग को देखना है कि कैसे यूरोप के कुछ देशों ने, अर्थात पुर्तगाली और स्पेन, सारे देश सक्षम नहीं थे नए नए चीज़ों की खोज करने के लिए, आविष्कार करने के लिए। तो यूरोप के कुछ देशों ने कैसे इसका खोज करना प्रारंभ कर दिए। तो विश्व के मैप अभी बनाएंगे और उससे समझेंगे कि कैसे
ये है उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका और ये एशिया और ये ऑस्ट्रिया। तो इस मैप से हम लोग समझेंगे कि यूरोप वासियों ने कैसे नए नए समुद्री मार्ग की खोज की है। तो सबसे पहले देखिए, स्पेन और पुर्तगाल जो देश था यूरोप के अन्य देशों को भी प्रोत्साहित कर रहा था कि नए नए चीज़ों का आविष्कार करो, नए नए खोजों का आविष्कार करो, अगर सक्षम नहीं हो तो मेरे तरफ से संरक्षण दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो उसी में से एक पुर्तगाली नाविक निकलता है और भारत की खोज करते हुए ये इस तट पे पहुंच जाता है। कहते हैं ना कि धरती गोल है, पृथ्वी गोल है, तो जल मार्ग से वो खोजते खोजते जब यहाँ पहुँचता है तो वो उसको लगता है कि यही भारत है। और यहाँ के जो इस क्षेत्र के आसपास के निवासी हैं उसे वो बोलता है कि रेड इंडियन। रेड इंडियन, तो यहाँ प्रश्न आ सकता है कि रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी हैं। तो हम लोग इंडियन शब्द सुनेंगे तो ऐसा नहीं कि बोल दे कि वो भारत के निवासी है, तो बिल्कुल नहीं, ये रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका के निवासी हैं। और यहाँ जो नाविक आता है, मैंने ये अमेरिका के जो खोज करता हो वो व्यक्ति हो कौन सकता है, आप लोग गेस करिए। तो ये व्यक्ति है आपका क्रिस्टोफर कोलंबस। और ये कब खोज करता है, तो 1498 में ये खोज करता है, अमेरिका के खोज करता है कोलंबस। अब दूसरा एक नाविक निकलता है और ये क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं, ये जलीय क्षेत्र है, ये जलीय क्षेत्र है जिसको बोला जाता है अटलांटिक महासागर। और इसका शेप आप लोग जानते हैं कि ये बिल्कुल एस आकार का शेप है, इसका शेप जो है बिल्कुल एस आकार का है। तो जो पुर्तगाली निकलता है दूसरा, ये यहाँ से ऐसे होते हुए अटलांटिक महासागर को क्रॉस करते हुए यहाँ पहुँचता है अफ्रीका के तट पर, और इस तट को बोला जाता है आशा अंतरिम। आशा अंतरिम, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। यहाँ जब ये पहुँचता है, और इस व्यक्ति का नाम आप लोग को पता होगा, बार्थोलिम्बो डियास। जो दूसरा पुर्तगाली है अफ्रीका के तट पे पहुँचता है उसका नाम है बार्थोलिम्बो डियास, और ये पुनः यहाँ से वापस यूरोप चला जाता है। इसके बाद एक होड़ होती है खोजने की कि वो अफ्रीका तक चला गया, अमेरिका तक चला गया। तो दूसरी एक पुर्तगाली यात्री निकलता है अपने नाव में अपने टीमों के साथ होकर, वो भी ऐसे होते हुए अटलांटिक महासागर को क्रॉस करते हुए, आशा अंतरिम को क्रॉस करते हुए ऐसे निकलता है, और ये एशिया में भारत के केरल के तट पर पहुंचता है। ये मान लीजिए भारत, इस तट पर वो पहुंचता है, और यहाँ पहुंचने में मदद किया जाता है गुजराती शासक जो है आपका जेरोमिन जो है गुजराती शासक, इसको मदद करता है और इसका स्वागत भी करता है। खोजकर्ताओं को पहले के लोग जो हुआ करते थे घुमंतु होते थे, घुमंतु खाना बदोश, वो खोज करते रहते थे, तो उनका स्वागत किया। जब ये भारत लौटने लगा वास्को डी गामा, यहाँ कौन व्यक्ति पहुंचा, इस व्यक्ति का नाम है ये पहुंचा है 17 मई 1498 को पहुंचा है। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा पहुंचता है कालीकट के तट पे। ये कहाँ है, केरल में। ये क्षेत्र कहाँ है, केरल में है, केरल में ये पहुंचता है। और जब वापस जाने लगता है पुर्तगाल, तो ये क्या करता है, अपने नावों में मसाला और कपड़ा से भरकर लाद कर अपने नाव को वापस लेके जाता है। तो ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि आने जाने में जितना उसका खर्च हुआ, उस खर्च को निकालने के बाद जब वो सारे वस्तु को बेचता है, सामान को बेचता है, तो उसे 60 गुना मुनाफा होता है। कितना गुना, 60 गुना मुनाफा होता है। अब समझ सकते हैं, जब एक व्यक्ति को एक साधारण जाने अनजाने में व्यापार करने में 60 गुना के लाभ होता है, तो क्या वो व्यक्ति शांत रहेगा।
अब उसी को देखा देखी एक दूसरे पुर्तगाली वहां से आता है और ये भारत के केरल के तट पे पहुंचता है और उसका नाम है आपका, दूसरे पुर्तगाली जो है उसका नाम है पेड्रो अल्वरेज। ये दूसरा पुर्तगाली है। जब कब आता है? 1500 ईस्वी में भारत पहुंचता है कालीकट के तट पे। अब देखिए वास्को डी गामा अब गया, एक बार जैसे कहते हैं ना अधिक लाभ मिल जाता है तो प्रोत्साहित भी होता है लोग और आगे भी खोज करता है, कल्पना करता है कि अधिक से अधिक कमाए। तो वास्को डी गामा पुनः दोबारा फिर पहुंचता है। वो कब पहुंचता है? तो ये पहुंचता है 1502 में और फिर वही पहुंचता है यहीं कालीकट के तट पे और फिर से वैसे ही अपने नाव में भर के सामान को लेकर जाता है, मसाला और कपड़ा को, और वो यूरोप के बाजार में बेचता है, अधिक से अधिक लाभ कमाता है। तो हम लोग देखें कि कैसे पुर्तगाली स्पेनियों ने विश्व के भूमंडलीकृत यानी जोड़ने का प्रयास किए। इन लोग कैसे सारे समुद्री नई मार्ग को खोज करने के लिए शुरू किए। इसके बाद बहुत सारे पुर्तगाली के अलावा डच आए, डेनिश आए, स्वीडन आए, फ्रांस आए, इंग्लैंड के, ब्रिटेन के लोग आए और भारत में ये देखिए व्यापार के उद्देश्य से आए कि व्यापार करना और धीरे धीरे अपनी भारत के क्षेत्र पर राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ाना शुरू कर दिए। तो चलिए देखते हैं कि कंपनियों का आगमन का क्रम क्या रहा, कैसे कैसे आए। तो सबसे पहले आता है पुर्तगाली, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े कि वास्को डी गामा आया था, ये 17 मई 1498 को आया था। दूसरा आया था डच, ये 1595 को आया था। और तीसरा अंग्रेज जो आए थे 1600 में, डेनिश आए थे 1616 में, फ्रेंच आए थे 1664 में। तो ये क्रम आसानी से याद हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा, लेकिन ये क्रम अगर याद करना होगा, सन ईस्वी तो थोड़ा सा जोड़ पड़ेगा, याद हो जाएगा आसानी से, लेकिन ये क्रम कैसे याद करें कि पहले डच आया कि डेनिश आया। तो इसको ये एक अच्छा सा ट्रिक है, इसको अच्छा से हम लोग याद कर सकते हैं। PDE पी का मतलब पुर्तगाली, डी से हो गया डच, ई से हो गया अंग्रेज या इंग्लैंड, फिर हो गया डी से आपका डेनिश और फिर फ्रांस। बहुत सारे आए थे, स्वीडन भी आए थे, बहुत सारे आए थे, लेकिन कहते हैं कि जो कंपनियां आए थे उतना महत्वपूर्ण नहीं, इन्होंने भारत पे अपना राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाया था, इसलिए जो मुख्य है 5 उनके बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन है। अब आगे देखते हैं कंपनी स्थापना का क्रम क्या रहा, कैसे कैसे कंपनियां स्थापित हुए। तो यहाँ आप एक देखे होंगे कि यहाँ डच है, यहाँ देखें कि यहाँ जो सेकंड नंबर पर अंग्रेज है, तो कैसे ऐसे हुआ। तो देखना है पुर्तगाली सबसे पहले आए 98 में और पहला कोठी खोले वो 1503 में। कहाँ खोले? कोचिन में। पहला कोठी वो 1503 में कोचिन में खोले। ये कोचिन यही क्षेत्र है, यहाँ ये पहला कोठी स्थापित करते हैं पुर्तगाली कोचिन में। दूसरा है अंग्रेज आए, ये कहाँ खोलते हैं? तो ये सूरत में खोलते हैं, यहाँ सूरत गुजरात में, सूरत में ये खोलते हैं। डच आए मछलीपट्टनम, ये मछलीपट्टनम में तमिलनाडु में है ये क्षेत्र, यहाँ कब खोलते हैं? वो आए 16 में अंग्रेज और ये अपनी कोठी कब खोले हैं? 1608 में। डच आए 1602 में और वो मछलीपट्टनम में खोलते हैं तमिलनाडु में, कब? 1605 में। फिर है डेनिश, डेनिश 1616 में आए और अपना जो कोठी खोलते हैं वो तंजौर, जो चोल की राजधानी तंजौर बोला जाता है, त्रावणकोर यही है, यही क्षेत्र है त्रावणकोर, यहाँ खोले। कब खोले? 1620 में। फिर फ्रांसीसी जो आए तो ये 64 में आए और 68 में कोठी खोले। तो कहाँ खोले? तो यहाँ खोले सूरत में, ये सूरत में कोठी खोले, सूरत में। तो याद करने का तरीका है कि पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा केरल में आया था, सबको पता है कि ये कालीकट के तट, तो केरल में यहाँ कोचिन में ये खोले। दूसरा जो अंग्रेज आते हैं ये सीधे इधर से आते, तो कहते हैं कि यहाँ मुगल दरबार में गए थे,
तो ये सूरत में खोले। दूसरा, डच जो आते हैं उसी के ऑपोजिट डच जो आते हैं वो तमिलनाडु में खोलते हैं, क्योंकि ये जब आते हैं डच तो इनका उद्देश्य यहाँ तक पहुँचना है, यानी एशिया के पूर्वी क्षेत्र इंडोनेशिया से वे कपड़े का व्यापार काफ़ी मात्रा में करते हैं, तो वो इंडोनेशिया पहुंचते हैं, यहाँ पहुंचते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को वो पहले हथियाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र हम लोग अभी पढ़ेंगे कि पुर्तगाली जो शासक था वह कैसे इस पर नियंत्रण रखता है, गवर्नर। फिर आपका डेनिश तंजावुर हो गया, और फ्रांसीसी जो आए वो जहाँ अंग्रेज सबसे पहले कोठी खोले थे वहीं सूरत में ये 1764 में खोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पुर्तगालियों का कैसे कौन कौन आए, क्या क्या भारत में नीति आए तो व्यापारिक उद्देश्य से, लेकिन धीरे धीरे भारत के क्षेत्रों पर कैसे अपना आधिपत्य जमा लिए उसी को देखते हैं। एक प्रश्न यहाँ उठता है कि क्या भारत की खोज वास्को डी गामा ने, यहाँ प्रश्न उठता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने जो किया 1498 में, इसके पहले क्या भारत अस्तित्व में नहीं था? भारत का अस्तित्व 5000 वर्ष पुराना है, लेकिन जो खोज किया ये पुस्तक में गलत है या हमारी भाषा गलत है कि हम कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने कब किया। तो भारत की खोज नहीं बल्कि नई समुद्री मार्ग की खोज, भारत पहुंचने के लिए नई समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने कब किया? तो ये हो गया 1498 में। अब देखना है कि पुर्तगाली कैसे कौन कौन आए। पुर्तगाली पहला आया था जो गवर्नर जनरल के रूप में बनकर आया था, वो था फ्रांसिस्को। ये 4 वर्ष रहा था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये प्रथम आपका गवर्नर जनरल। या वायसराय भी कह सकते हैं, ये प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय। या पूछेगा कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम गवर्नर जनरल था, वो आया था 1505 में, 1509 तक रहा था। इसने एक भारत में नीति अपनाई थी, भारत में इसने एक नीति अपनाई थी, और वो नीति क्या था? जैसे मान लीजिए वास्को डी गामा यहाँ केरल के तट पर पहुँचता है, तो ये सोचा कि इस क्षेत्र पे तो नियंत्रण मेरा है ही, दूसरे को नियंत्रण नहीं करने देंगे। लेकिन क्यों नहीं है? ये जल से भरा हुआ हिंद महासागर है, इसके आसपास के क्षेत्र पे हम अपना पूर्ण नियंत्रण कर ले, इसलिए एक नई नीति लाई थी, और उस नीति का नाम था शांत जल की नीति। शांत जल की नीति, इसे ब्लू वाटर पॉलिसी भी बोला जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये एक नया जो नीति लाया था, शांत जल की नीति। इस नीति के माध्यम से इधर के जो जल वाला क्षेत्र था हिंद महासागर, इस क्षेत्र पे दूसरे कोई गवर्नर शासन, कोई दूसरी कंपनियां, दूसरे देश नहीं आए, नियंत्रण न करे, इसके लिए ऐसा किया था। इसलिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को सागर का स्वामी भी बोला जाता है, सागर या महासागर का स्वामी भी इसे बोला जाता है। अब आगे दूसरा जो आया था, इसमें से ज़्यादा इसके बारे में याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस 3 चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि ये पहला गवर्नर जनरल या वायसराय कहीं भी देता है, वायसराय, ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। दूसरा ये याद करने की तिथि है कि ये इसने कौन सी पॉलिसी अपनाई, नीति अपनाई, तो वो है आपका शांत जल की नीति, इसको अपनाया था। ये 2 चीज़ को हम लोग को कॉन्सेप्ट बना लेना है। अब आगे दूसरा जो आया,
अल्बुकर्क, ये आया है आपका 1509 में और 1515 तक रहा है यहाँ भारत में गवर्नर जनरल। ये दूसरा गवर्नर जनरल, पुर्तगाली गवर्नर जनरल भारत में दूसरा अल्बुकर्क आया है। इसके बारे में याद रखना है कि इसने क्या किया था। ये देखिए क्षेत्र जो है आपका गोवा, गोवा को यहाँ जो स्थानीय शासक थे बीजापुर, पहले आप जान रहे थे कि उस समय दिल्ली सल्तनत के समय बहुत सारे दक्षिण भारत के जो क्षेत्र थे वो बहमनी, विजयनगर क्षेत्र थे जो आपस में लड़ने के कारण इनकी भी शक्तियाँ समाप्त हो गई थी। तो बीजापुर के जो शासक था वो था यूसुफ आदिल शाह। तो ये है गोवा आपका, गोवा। ये क्या किया, आदिल शाह से गोवा को लूट लिया, आदिल शाह से गोवा को लूट लिया। कौन, अल्बुकर्क। इसका सबसे प्रमुख ये जो पॉइंट है इसको याद रखना होगा कि गोवा को किसने अपने नियंत्रण में, किस पुर्तगाली ने किया, तो वो था अल्बुकर्क जो आदिल शाह से लूटा था, बीजापुर के शासक था। दूसरा है कि ये भी एक नीति को अपनाया था, वो कौन सी नीति थी, तो सती प्रथा, सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक। इसका मानना था कि भारत में सती प्रथा उस समय काफी प्रचलन में था मध्यकाल में, तो अगर अपने ही क्षेत्र को, ज्यादा नहीं इस क्षेत्र में भी सती प्रथा पर अगर रोक लगाया जाता है तो निश्चित रूप से जो विधवा महिलाएं हैं वो मजबूर होकर पुर्तगालियों से शादी कर लेंगे और पुर्तगालियों की आबादी धीरे धीरे भारत में बढ़ जाएगी, तो अधिक क्षेत्रों में उनका नियंत्रण प्रारंभ हो जाएगा, अधिक क्षेत्रों में उनका नियंत्रण हो जाएगा, दबदबा हो जाएगा। तो ये नीति लाया था। जैसे अभी हम फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पढ़े कि वे शांत जल की नीति को लाया था और ये सती प्रथा पर रोक यानी वैवाहिक संबंध स्थापित करके पुर्तगालों की संख्या को यहाँ बढ़ाने का प्रयास किया था, वो था अल्बुकर्क। और ये गोवा को कब जीता था, तो लूटा था, गोवा को जीता था या लूटा था जो भी कहिए, ये 1510 में गोवा को लूटा था, 1510 ईस्वी में गोवा को लूटा था। अब तीसरा एक जो गवर्नर जनरल है कहीं पुस्तक में उसका नाम रहेगा नीनो डी कुन्हा या कहीं रहेगा कि नूना डी कुन्हा। तो नीनो डी कुन्हा ये तीसरा गवर्नर जनरल था। ये आया था 1529 में, 1529 में ये भारत आया था कुन्हा। ये क्या किया, एक देखिए अल्बुकर्क जो था गोवा को अपने नियंत्रण में ले लिया और ये जो था नीनो दी कुन्हा ये क्या किया कि कोचीन इसकी राजधानी थी, इसकी राजधानी कहाँ थी, कोचीन इसकी राजधानी थी। उस कोचीन की राजधानी को बदल के ये अपना राजधानी आवास स्थापित कर लिया गोवा। अपना राजधानी कहाँ स्थापित कर लिया है, 1530 में, 1530 में अपनी राजधानी गोवा को बना लिया। तो इसका पहला उपलब्धि क्या हो गया, यहाँ भारत के लिए क्या किया, गोवा को गोवा को 1530 में राजधानी बना लिया। इसके बाद कहते हैं कि इसी के शासनकाल में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। आप जानते हैं भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जो शुरुआत हुआ था वो पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था। तो गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई थी, 1556 में, 1556 में इसी के शासनकाल में किया गया था। और अब देखेंगे तो इसका एक और उपलब्धि है, वो उपलब्धि है कि दीव और दमन अर्थात दमन और दीव जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, दमन और दीव जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन प्रदेशों पर इन्होंने नियंत्रण कर लिया था, दमन और दीव पर।
दमन और दीव यहाँ सटा हुआ है, यहाँ सटा हुआ क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश। ये क्या किया था कि दमन व दीव को ये 1535 में, और ठीक 24 वर्ष बाद ये क्या करता है कि 1559 में दमन पर नियंत्रण कर लेता है। गोवा, दमन और दीव ये तीनों इसके क्षेत्र में हैं। ये इस पे पूरा नियंत्रण करके अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। और इसी समय आप लोग देख रहे हैं कि डच भी 1595 में वो आते हैं, लेकिन वो या भारत को प्राथमिकता देते हैं, ज़्यादातर वो आपका इंडोनेशिया से सामान को लेकर जाते हैं। तो ये हम लोग कल देखेंगे, लेकिन यहाँ जोर डाला जाएगा, थोड़ा सा हम लोग समझ ले कि पुर्तगाली ने भारत में आकर क्या क्या परिवर्तन किया। तो पहला गवर्नर जनरल जो था वो शांत जल की नीति को अपनाया था। दूसरा जो था सती प्रथा पर रोक लगाया ताकि पुर्तगालियों की आबादी बढ़ जाए। और तीसरा जो था अपनी राजधानी कोचीन से गोवा ले गया, दमन एवं दीव को अपने नियंत्रण में कर लिया। इसके बाद यहाँ भारत में ये क्या क्या था, भारत में मसालों के व्यापार पर विशेष जोर डाला था। और जबकि वहीं डचों ने भारत से कपड़ों के व्यापार पर जोर डाले थे, क्योंकि डच इंडोनेशिया से अधिक मसाला को ले जाया करते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा है। अब दूसरे क्लास में और डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश के बारे में समझाएंगे। तो आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। आज बस इतना ही, धन्यवाद।